ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो एक प्रेशर होता है जब हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो आर्टरी में जाता है और आर्टरी की बाल में वो जो प्रेशर को एग्जर्ट करता है, प्रेशर डालता है आर्टरी की बाल में, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब जो ये ब्लड प्रेशर होता है ये भी दो टाइप का होता है। जनरली आप अभी तक सुने होंगे कि जैसे टायर में प्रेशर डाला तो उसका एक ही वैल्यू रहती थी कि इतना प्रेशर टायर में डाल दिया, 28 डाल दिया, 38 डाल दिया, 32 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेशर कुकर देखते हैं, उसमें भी एक प्रेशर होता है। तो जैसे टायर का जो प्रेशर होता है वो पीएसआई में करते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में हमें प्रेशर चाहिए रहता है तो हमें हायर यूनिट पिक करते हैं। और जो हमारा बॉडी का प्रेशर होता है, ब्लड सेल का प्रेशर होता है, उसको हमको कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए उसका प्रेशर जो है एमएम मरकरी में मेजर करते हैं। तो अभी प्रेशर समझने के पहले थोड़ा सा हार्ट समझ लेते हैं, फिर सम आते हैं प्रेशर में, ताकि हम इस वीडियो में जो कवर करना है तो ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे इसमें दो वैल्यू आती है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, प्रेशर को चेक करते हैं, और अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करें कि टेम्परेरी रिलीफ कैसे मिले और क्या करें कि उसमें परमानेंट रिलीफ या एकदम हम ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं होल वीडियो में। तो इसके पहले हम हार्ट को समझ लेते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर और 4 वाल्व होते हैं। तो जो ऊपर का चैम्बर होता है, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसको एट्रियम बोलते हैं, जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब जैसे कि जो हार्ट से ब्लड पूरे शरीर के तरफ जाएगा, पूरे ऑर्गन की तरफ जाएगा, हार्ट से जाएगा मतलब ऑर्गन की तरफ, उस तो जिस ब्लड वेसल के थ्रू जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और जिस ब्लड वेसल के थ्रू वो लौट के हार्ट में आता है उसको वेन्स बोलते हैं। सेम वैसे ही हार्ट का जो 4 चैम्बर हो गया, तो आप इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, 2 हाथ हो गए, दोनों ऊपर के चैम्बर हो गए, और 2 पैर जो दोनों नीचे के चैम्बर हो गए। अपर के दोनों चैम्बर को क्या बोलेंगे? अट्रियम बोलेंगे, नीचे के दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल बोलेंगे। तो जैसे कि हमने बोला कि हार्ट से जो ब्लड जाएगा तो आर्टरी, और जो ब्लड लौट के हार्ट में आएगा वेन, वैसे ही जो ऊपर के दोनों चैम्बर हैं जिनको एट्रियम बोलते हैं उसमें ब्लड आता है, ठीक है ना, और जो दोनों वेंट्रिकल हैं, दोनों नीचे के चैम्बर वेंट्रिकल है, उनसे ब्लड जाता है। कहाँ जाता है, मतलब उससे जाता है, कहाँ जाता है वो इसके डिटेल समझते हैं। तो जो ब्लड लौट के पूरे बॉडी से आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, मतलब ऑक्सीजन जीरो नहीं हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जो कम ब्लड आएगा तो वो आएगा राइट एट्रियम में। ये समझिए राइट एट्रियम हो गया, इसमें ब्लड आया और ये राइट एट्रियम उस ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे ब्लड निकल के दूसरी तरफ जाएगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल, तो वो ब्लड निकल के जाएगा लंग में। क्यों जाएगा लंग में? क्योंकि वहां से उसको ऑक्सीजन लेना है, और वहां से वो ऑक्सीजन लेके लंग से पहुंचेगा ब्लड जो लेफ्ट का अट्रियम है, ये लेफ्ट का जो अट्रियम है वहां पहुंच जाएगा, और वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर और सबसे मजबूत चैम्बर होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? उस ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड उससे निकलेगा प्रेशर के साथ, क्योंकि वहाँ मजबूत इसलिए है क्योंकि वहाँ से ब्लड पूरे बॉडी में जाना है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड निकल के अरोटा के थ्रू निकल के आर्टरी में जाएगा और आगे बॉडी में जाएगा। तो अब यहाँ पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम में जो प्रेशर आप मेजर करते हैं, जब प्रेशर मेजर करते हैं तो जो प्रेशर मेजर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो फिर से तो रिफिल होगा, तो जो रिफिल हो रहा होगा मतलब उस टाइम पे हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा, तो वो भी उस टाइम में भी तो ब्लड वेसल में कोई तो कुछ तो प्रेशर रहेगा, तो वो जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 2 प्रेशर हो गया, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक प्रेशर हो गया।
ये समझें कि अगर मान लीजिए ये एक पूरा साइकिल कैसे बनता है, ब्लड निकलता है हार्ट के थ्रू, आर्टरी में जाता है, आर्टरी से उसकी ब्रांचेज जो होती हैं आर्ट्रियोल उसको बोलते हैं, वहाँ जाता है और उसके बाद वो कैपिलरी में जाता है। कैपिलरी से ब्लड का जो है तो आदान प्रदान होता है, मतलब जो अभी हार्ट की तरफ जा रहा था तो कैपिलरी के बाद वो वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल के बाद वेन्स में जाएगा, वो वापस से हार्ट में आ जाएगा। अब समय, सिचुएशन या आपकी सोच या फिर आपकी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर मान लीजिए बढ़ के जहां सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए था, वो बढ़ के आपका हो गया मान लीजिए 160 या 180। तो आर्टरी में अगर 180 प्रेशर उस समय हो गया तो आर्ट्रियोल में जहां 120 जब होता था तो वहां 60 होता था, तो वहां भी प्रेशर बढ़ के हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा 60 से, मतलब मान लीजिए कि 80 हो गया। तो जो कैपिलरी में प्रेशर होता था 15 से 18 एमएम मरकरी, तो वहां का भी प्रेशर बढ़ के 25-30 हो जाएगा। तो चूंकि कैपिलरी बहुत ही माइनर वेसल्स होती हैं, बहुत ही पतली वेसल्स होती हैं, तो वो वहां से फट सकती हैं और फट जाएंगी तो वो ऑर्गन जो है, क्योंकि जितना कैपिलरी हर एक ऑर्गन में है, मतलब ब्लड जो हार्ट से गया तो लौट के वो कैपिलरी से ही बदलेगा और वेन्स में पहुंचेगा, तो वो कैपिलरी हर जगह पे है, तो वो फट सकता है। तो फट सकता है तो इस बॉडी को भगवान ने बनाया है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो एक्सेस फ्लूइड रहेगा कैपिलरी पे, जब प्रेशर बढ़ा रहेगा तो उस एक्सेस फ्लूइड को वो कैपिलरी से बाहर निकाल देते हैं। तो जब कैपिलरी से बाहर निकाल देंगे तो वहां पर प्रेशर तो कम हो जाएगा, मतलब कम मतलब नॉर्मल आ जाएगा। पर प्रेशर तो नॉर्मल आ गया, पर जो ब्लड जितना हमने हार्ट से भेजा था, हार्ट से गया था, तो उतना अमाउंट में, उतना वॉल्यूम में वापस वो हार्ट में पहुंच नहीं पाएगा। तो हमारे भगवान ने एक अलग रास्ता बना रखा है, वो जो कैपिलरी से एक्सेस फ्लूइड निकलता है जिसको लिम्फ बोलते हैं, तो वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू वापस से जो वेन्स का इंड हिस्सा है जहां से वो हार्ट में जाने वाला है वहां जाता है और वहां से एक्सेस फ्लूइड को फिर से वो वेन में डाल देता है, तो वो फिर से वापस से हार्ट में चला गया। तो मतलब जितना ब्लड हमारा हार्ट से गया था वापस से फिर से हार्ट में आ गया। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि आपका ऑर्गन खराब ना हो जाए, इसलिए वहां पर लिम्फ सिस्टम है। एक्सेस फ्लूइड हुआ तो लिम्फ के थ्रू वापस से हार्ट में पहुंच जाएगा, लिम्फेटिक वेसल के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम मतलब बीट होती है। हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होता है। एक ही बीट में सिस्टोलिक भी होता है और डायस्टोलिक भी होता है, मतलब जो हार्ट ऐसे से कर रहा है तो ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट होना खुलना, ये प्रोसेस 1 मिनट में 72 बार होती है। तो 72 टाइम सिस्टोलिक, 72 टाइम डायस्टोलिक एक ही मिनट में। तो अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा खराब होता है, सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर कि डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो एवरी टाइम मेंटेन है, मतलब 100% टाइम मेंटेन है। मगर 1 मिनट को अगर समझे आप तो ये समझे 30 सेकंड तो सिस्टोलिक रहेगा और 30 सेकंड डायस्टोलिक रहेगा। तो 30 सेकंड अगर डायस्टोलिक रहेगा तो मतलब अगर 80 120/80 जूम करिए अभी वैल्यू, तो 80 प्रेशर ब्लड वेसल पे तो 60 सेकंड ही लग रहा है। अगर मान लीजिए वहां पर 120 भी लग रहा है तो 60 तो मिनिमम 80 तो मिनिमम लग ही रहा है, मतलब 30 सेकंड 80 लग रहा है, 30 सेकंड 120 लग रहा है, तो मतलब मिनिमम 80 तो मेंटेन है पूरे मिनट के लिए।
और ऊपर से 30 मिनट जो है 30 सेकंड के लिए 120 लग रहा है। तो जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर मान लीजिए बढ़ के हो गया 200, पर आपका डायस्टोलिक प्रेशर उस हिसाब से नहीं बढ़ा, डायस्टोलिक प्रेशर मान लीजिए आपका 100 ही है या 110 ही है, तो उस टाइम पे आपका मिनिमम 30 सेकंड जो है तो डायस्टोलिक प्रेशर 110 है, सिस्टोलिक प्रेशर अगले रिमेनिंग 30 सेकंड जो है वो 200 हो रहा है। पर अगर डायस्टोलिक प्रेशर 80 की जगह 140 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 100 टाइम्स मतलब पूरा 30 का 30 सेकंड आपका मिनिमम प्रेशर 140 ब्लड वेसल को सहना ही पड़ रहा है। और उसमें से जब डायस्टोलिक मान लीजिए 140 है तो ऑब्वियस ये बात है सिस्टोलिक उससे 40 प्लस ही रहेगा, क्योंकि 40 क्या है कि पल्स प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल टू पल्स प्रेशर होता है, तो हमेशा 40 मिनिमम रहता है। तो जब आपका डायस्टोलिक ऊपर चला गया 140 आ गया तो सिस्टोलिक 180 जाना ही जाना है उसको। तो हमेशा डायस्टोलिक प्रेशर अगर ऊपर जाता है वो ज़्यादा डेंजर होता है कंपेयर टू अगर सिस्टोलिक ही बस ऊपर जाता है। दोनों खराब हैं, पर ये डायस्टोलिक ऊपर रेंज पकड़ेगा वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे ही हाई बीपी और लो बीपी अगर पकड़ेंगे तो लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब लो बीपी में खाली एक ही वैल्यू नहीं देखना है कि डायस्टोलिक देख लिया सिस्टोलिक नहीं देखा तो लो बीपी हो गया, नहीं, दोनों ही वैल्यू देखना रहता है। तो लो बीपी के लिए आपका अगर वैल्यू सिस्टोलिक 90 से कम आ जाता है और डायस्टोलिक 60 से कम आता है तब आपको थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है कि हमारा लो बीपी तरफ जा रहा है। पर अगर दोनों नहीं ऐसा होता है, खाली डायस्टोलिक आता है पर सिस्टोलिक सही है तो उतना नहीं है, पर दोनों वैल्यू देख के ही करना है। तो लो बीपी जनरली अपने से खुद तो होता ही नहीं जब तक आप कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खाते रहेंगे, इधर हाई बीपी की या फिर किसी भी अदर बीमारियों की, तो ही लो बीपी मोस्टली होता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में लो बीपी नहीं होता। हाई बीपी के लिए क्या है कि मान लो किसी का हाई बीपी हो गया तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट्स आता है, उसका जो कप होता है तो आपके बाजू में उसको बांध देते हैं। अब हमेशा जब भी बीपी चेक करें तो आधे घंटे के तक पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, मतलब दौड़ धूप कसरत कुछ नहीं होनी चाहिए, आधे घंटे आप रिलैक्स हो जाएं उसके बाद ही ब्लड प्रेशर टेस्ट करने के लिए जाएं। और जब भी ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं अपने पैर को जमीन से टच करके रखें, एकदम रिलैक्स मोड में, और जमीन से टच करके रखें, और आपका जो बाजू है आपके हार्ट के जस्ट बाजू में होना चाहिए, उसको आगे सीधा करके ऐसा कुछ नहीं करना, एकदम बाजू में ही रहे हार्ट के। तो कप को बांधते हैं, कप को बांधने के बाद यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उसका जो है डॉक्टर सुनने के लिए कान में लगा लेते हैं और उसको प्रेशर को 170 180 कर देते हैं। तो जब 170-80 प्रेशर कर देते हैं तो क्या होता है, जो दिल की धड़कन होती है, यहाँ जो सुनाई डॉक्टर सुन रहा है यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पर से उसके कफ की जस्ट नीचे ही, तो क्या होगा 170-80 में दिल की धड़कन सुनाई नहीं पड़ेगी, तो उसको प्रेशर को नॉब को खोल देते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगती है, धक 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 धक, जैसे ही चालू होगी सुनाई पड़ना, वही होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, चलो भाई 110 आ गया, फिर उसके बाद फिर से और हवा मतलब उसका प्रेशर रिलीज किए रहते हैं और निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। अब तब तक धड़कन सुनाई हो जाती है, चालू रहती है। और एक टाइम आता है कि जैसे ही वो दिल की धड़कन फिर से सुनना बंद होती है और नीचे वाला जो प्रेशर आता है, तो मान लीजिए वो आ गया 80, तो उसको नोट कर लेंगे 80, उसके नीचे फिर धड़कन सुनाई नहीं पड़ेगी। तो मतलब जो आप स्टेथोस्कोप से आप धड़कन सुन रहे थे वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में ही सुनाई पड़ेगी, उसके ना ऊपर सुनाई पड़ेगी ना उसके नीचे सुनाई पड़ेगी। तो इसको ऐसे मेजर करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को। कभी भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो अब देखिए यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, जैसे कि जो किसी भी आदमी के बॉडी में जो टोटल ब्लड होता है वो 5 से 7 लीटर होता है, सॉरी 5 से 6 लीटर होता है, और ब्लड का जो वेट होता है उस आदमी के टोटल वेट का 1/20 रहता है। अगर कोई 60 केजी का वेट है, 60 केजी का किसी का वेट है तो उसका ब्लड का वेट 3 केजी रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर उसका वेट 80 केजी हो गया, वो अपनी लाइफ स्टाइल इतनी खराब किया, मोटा ताजा हो गया,
अब 80 केजी अगर वेट हो जाएगा तो 80 डिवाइड बाई 20 मतलब 4 केजी, तो ब्लड का वेट 4 केजी हो गया। तो उस टाइम पे चूंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है तो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा पंपिंग करेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ा है तो ब्लड वेसल में प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना। कहीं पर आपका ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हो गया तो जितना स्पेस मिलना चाहिए था ब्लड वेसल में उतना मिल नहीं रहा है तो भी प्रेशर बढ़ेगा। तो इन कंडीशन में क्या करेंगे, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डाईयूरेटिक मेडिसिन देते हैं। डाईयूरेटिक मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि आपको पेशाब खूब लगेगी, जब पेशाब आप जाएंगे तो पानी शरीर से निकल जाएगा तो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जब भी हाई बीपी रहे तुरंत नमक बंद कर देना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो नमक होता है उसका फार्मूला होता है NaCl, और Na जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो पानी और वॉल्यूम को बढ़ाएगा आपका ब्लड में। तो और आप अगर नमक खाएं, बीपी बढ़ा भी हुआ है और नमक खाएंगे तो बीपी और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड में वॉल्यूम को और बढ़ाएगा ही Na। जो हमारा मतलब ये हो गई, हम बात हो गई समुद्री नमक की। अब जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट का फार्मूला होता है KCl, के होता है पोटेशियम, और पोटेशियम क्या करता है, पानी को रिमूव करता है। तो कभी भी रॉक सॉल्ट ही खाना चाहिए, समुद्री सॉल्ट मत खाइए, समुद्री सॉल्ट को उठा के बाहर फेंकिए, सिर्फ रॉक सॉल्ट खाइए तो इससे आपको फायदा रहेगा। अब आते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा ही हुआ है। पहली बात तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर हम किसको बढ़ा हुआ मानेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है इसने वैल्यू दिया है 120/80, पर पहले यही अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो वैल्यू था 160/100 था। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो मेंबर हैं जो वैल्यू को रेंज को घटाते हैं, उनके मेंबर वही कंपनियों के मालिक हैं जो कंपनी आपके लिए बीपी की दवाएं बनाती हैं। तो ये वैल्यू कितनी ऑथेंटिक है वो आप सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टडी डाटा, कोई ट्रायल डाटा नहीं है कि 160/100 से 120/80 क्यों किया, कोई स्टडी नहीं है। तो वही कॉकरेल कोलैबोरेशन जो है, जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसको किसी भी कहीं से भी कोई उसको बेनिफिट का नहीं है कि आपकी दवाई सेल होगी तो उसको नुकसान है या फ़ायदा है, या फिर दवाई सेल नहीं होगी तो उसको फ़ायदा है, वो इंडिपेंडेंट संस्था है। और उसका जो स्टडी है 2018 में आया है, उसमें वो बोल रहा है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 मेंटेन है तो आपको हाई बीपी नहीं माना जाएगा, आप स्वस्थ की कैटेगरी में ही कहलाएंगे। अब 160/100 और दूसरा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोल रहा है 120/80। वहीं विश्वरूप राय चौधरी सर जो है वो बोलते हैं कि अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को प्लस करके अगर 250 से कम आ रहा है वैल्यू, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी बात कर रहे हैं जिसका ब्लड प्रेशर मान लीजिए 180 आ गया, 200 आ गया, 210 आ गया, अब उसको अचानक मालूम पड़ गया कि हमारा प्रेशर इतना है, तो वो घर में क्या कर ले, तुरंत के तुरंत तो वो घर में क्या करे कि उसको लो लेग हॉट वाटर इमर्शन, क्योंकि हम अगर घर में बाथ टब उसके अवेलेबल है तो वो तो हॉट वाटर इमर्शन कर ले, वो सबसे बेस्ट है। गले तक पानी को गर्म करके 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ऐसे बैठ जाना है, लेट जाना है पानी पे को यहाँ तक, और लगभग 40 मिनट से 1 घंटे उसी पानी में बैठना है। पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए घरों में बाथ टब अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि लो लेग हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें क्या है कि एक बाल्टी में आपको पानी गर्म करना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी गर्म करके उस पानी में पैर डाल के बैठ जाना है 1 घंटे के लिए। अब चूंकि वो पानी टाइम के साथ ठंडा होता रहेगा तो उस गर्म पानी और किए रहेंगे तो उसको एक जग रिफिल करते रहेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए खाली आपका पैर न जले, पर बाकी पानी गर्म ही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि जलने कंडीशन में ना आए, पानी बाकी गर्म रहे। तो उस
आप बैठ गए पैर डाल के, साथ ही साथ आपको मरीच जो होती है, काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, आप उस छोटी छोटी रहती हैं गोल गोल, उसको पानी 4-5 मरीच को पानी में बढ़िया कूट के पानी में बॉयल कर लीजिए, आधा लीटर पानी में, और उसी गरम गरम पानी ही, एकदम खूब गरम पानी जैसे चाय पीते हैं, जब तक आप पैर डाल के बैठे हैं वही गर्म पानी को सिप सिप करके पीते रहें। तो आप देखेंगे कि पूरा शरीर पसीने पसीने से लथपथ हो गया। तो जो आपको एलोपैथ डॉक्टर डायबिटिक मेडिसिन दे रहे थे आपको जल्दी जल्दी पेशाब लगने के लिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो, तो वहीं पर आपको क्या होगा कि ये करने पे आपका जो है तो एक्सेस फ्लूइड भी बाहर निकल जा रहा है पसीने के थ्रू, और आपकी किडनी पे भी लोड नहीं पड़ रहा। तो जब किडनी पे भी लोड नहीं पड़ रहा तो किडनी भी अपना थोड़ा रिलैक्स करके अपने आप को हीलिंग करेगी। तो इससे पसीना निकलने से क्या हुआ, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई, सूजन जो है, ब्लड एक्सेस फ्लूइड बाहर निकल गया। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है जो भी वैल्यू आ रहा होगा उससे 5-10 वैल्यू 15 वैल्यू कम ही आ जाएगा। डिपेंड करेगा आपको पसीना कितना निकला, पसीना जितना ही ज़्यादा निकल जाएगा उसके हिसाब से वैल्यू घट जाएगी। फिर उसके बाद क्या कर लेना है कि हेड टिल्ट डाउन में लेटना है। उसमें क्या करना है कि पैर तरफ 2 या 3 ईंट रख के उठा देना है बेड को, और सर को दूसरी तरफ रख देना है, मतलब ऐसा रहेगा, इधर सर रहेगा और आपका इधर जो है पैर हो जाएगा। इंक्लाइन 40 मिनट 50 मिनट के लिए लेटा देना, और लिटाने पे उससे भी उसका ब्लड प्रेशर डाउन आएगा। इनिशियल में थोड़ा पहले बढ़ेगा लेटने पे, फिर उसके बाद डाउन आएगा 15 वैल्यू। हमेशा के लिए क्या करना है, क्योंकि डेली तो ना आप गर्म पानी करके उसमें बैठ सकते हैं, और क्योंकि इमीडिएट किए हैं ना, इमीडिएट कि अभी तो आपको था कि भाई कैसे भी थोड़ा कम आए, थोड़ा हम रिलैक्स फील करें, पर आपको ठीक तो हमेशा अपने आप को होना है ना। और डायबिटीज तो लाइफ स्टाइल डिसीज है, तो आपको ठीक हमेशा होने के लिए आपको हम कुछ चीजें बताएंगे, आप इनको चाहे आप ऐसा कंसीडर करो, मेडिसिन कंसीडर करो, क्योंकि जो डॉक्टर लिखेगा उसको मेडिसिन मानते हो। हम तो यहाँ आपको कोई मेडिसिन बताएंगे नहीं, पर हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आपको पहला चीज क्या करना है, पहला चीज आपको जो लौकी का जूस है उसको सुबह खाली पेट डेली 1 गिलास लेना है। बेल पत्ते 3-4 बेल के पत्ते सुबह और शाम लेना है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या करना है, आपको डीआईपी डाइट फॉलो करना है, डीआईपी डाइट खाना है। अब डीआईपी डाइट क्या होती है कि आपको सुबह से लेकर के दोपहर तक आपको सिर्फ फल खाने हैं, 3-4 तरह के फल खाने हैं, और वो फल का कितना वेट होना चाहिए, जितना आपका वेट है इंटू 10 कर दीजिए उतने ग्राम। अगर आप 60 केजी के हैं तो 600 ग्राम आपको फल खाना है। उसके बाद जब खाना खाने जा रहे हैं तो उसमें 2 प्लेट लेना है। पहले प्लेट में आपको सलाद लेना है। सलाद कितना लेंगे, जैसे जितना आपका वेट 60 केजी है तो 60 इंटू 5 मतलब 300 ग्राम आपको 3-4 तरह की कच्ची सब्जी खाना है। उसके बाद आपको पका खाना खाना है। सेम वही रात को रिपीट करना है, आपको पहले कच्ची सब्जी खाना है 300 ग्राम, फिर पका खाना खाना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3। क्या है कि आपको जब सुबह खाना खाना जितने बजे भी चालू करेंगे उसका टाइम नोट कर लीजिए, और जो रात का आखिरी खाना खाएंगे वो 10 घंटे के पहले होना चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 9 बजे पहला खाना खाया, फल खाया, तो आपको 3 घंटे इधर और 7 बजे तक में आपको रात का खाना खा लेना है। चौथी हो गई। पांचवी हो गई कि आपको कभी भी रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारे शरीर के ऑर्गन सो जाते हैं, पैनक्रिया वगैरह सो जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा क्या हो गया, आपको डेली 40 मिनट अर्थ के टच में रहना है, मतलब आपका बॉडी
अर्थ के टच में होना चाहिए, इसलिए शूज पहन के नहीं, नंगे पांव रहेंगे तो टच में होगा, तो वो मतलब सीमेंटेड नहीं होना चाहिए, मिट्टी के टच में होना चाहिए, मिनिमम 40 मिनट 24 घंटे में। 6 क्या हो गया, आपको मिनिमम 40 मिनट सन का एक्सपोजर डेली मिलना चाहिए। तो अगर आप ऐसी लाइफ स्टाइल फॉलो किए, ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखिए, जब भी आप कुछ खाएंगे तो खाने की स्टार्ट पहले कच्चे से करेंगे, रॉ फूड से करेंगे, तो ही कुक फूड खाएंगे, डायरेक्ट कुक फूड नहीं खाएंगे। सुबह लोग जनरली चाय पी लेते हैं बिना कुछ खाए, तो सुबह की चाय तो डायरेक्ट बंद कर दीजिए। आप पीना भी है ना तो शाम को, पहले बात तो पीना नहीं है, पीना भी है तो शाम को पीजिए, सुबह की चाय तो बंद कर दीजिए, जहर है बिल्कुल। नमक में काला नमक यूज कीजिए, सेंधा नमक यूज कीजिए, पर समुद्री सॉल्ट बंद कर दीजिए। अगर आप ये करेंगे, लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, डीआईपी डाइट मेंटेन करेंगे, तो आप विश्वरूप तो ये बोलते हैं, कोई आदमी अगर डीआईपी डाइट एकदम अच्छे से मेंटेन कर लेता है तो 72 घंटे में 72 घंटे में डायबिटीज और 7 दिन में बीपी से वो ठीक हो जाता है, विश्वरूप राय चौधरी जो बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या होता है लो लेग हॉट वाटर इमर्शन, क्या होता है हॉट वाटर इमर्शन, क्या होता है हेड टिल्ट डाउन, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर आगे भी देख के समझ भी सकते हैं क्या होता है। आप ये चीज अगर मेंटेन कर दिए अपने लाइफ में तो आप हेल्दी हो गए। और अगर मैं डीआईपी डाइट चालू किया तो आप ये मत समझिए कि अगर आपको बीपी है तो बीपी ठीक होंगे, आपकी कोई भी बीमारी होगी सबसे ठीक हो जाएंगे, चाहे बीमारी का नाम कुछ भी रहने दीजिए। आपने डीआईपी डाइट, अर्थ 40 मिनट और 40 मिनट सन एक्सपोजर ये मेंटेन कर दिया तो बीमारी कुछ भी रहने दीजिए, आपको स्वस्थ ही होना है, आपकी मजबूरी होगी स्वस्थ होना। बीमारी का नाम आप चाहे पूरी डिक्शनरी में जितनी भी बीमारी होती होंगी, कोई भी बीमारी ले लीजिए, आपने अगर स्ट्रांगली डीआईपी डाइट, 40 मिनट सन एक्सपोजर, फिर 40 मिनट अर्थिंग, ठीक है ना, आप डेली वॉक करना और ये सब चालू किए, लौकी का जूस सुबह 1 गिलास, तो आपकी मजबूरी होगी स्वस्थ होना, आपकी मजबूरी होगी कि आपको कोई दवाई ना खाना पड़े। और लाइफ स्टाइल डिसीज के अलावा तो छोड़ दीजिए, आप कोई बीमार पड़ना ही भूल जाएंगे कि बीमारी भी कुछ होती है। और सर्दी जुकाम बुखार कभी आती है तो वो उससे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती है, उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखिए उसको समझिए, ठीक है, ओके।